अस्सलाम वालेकुम जी। जापान का ट्रिप ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया है। ये थोड़ा सा 3-4 हफ्ते पहले मैंने ट्रिप किया था। ये एक वीडियो और बाकी है। आगे जापान से मैं कोरिया जाऊंगा, तो फिर जो है कोरिया की 3-4 वीडियोस है, क्योंकि कोरिया में थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए गया था, लेकिन जापान में मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जापान का थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ पे जो मेरा खर्चा आया है ना बेसिकली। तो ये चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, मतलब ब्रेक डाउन दूंगा आपको कि यार जापान में मेरा कितना खर्चा आया, और एक बंदा अगर जापान का सोचता है तो जापान का कितना खर्चा आ सकता है। वीज़ा के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा कि इवन अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर कितना खर्चा आ सकता है और क्या प्रोसेस उसका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा के बारे में, क्विकली बात कर देता हूँ, फिर मैं आगे अपना खर्चा आपको बताऊँगा और एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि जापान में मुझे क्या कुछ देखने को मिला या क्या सीखने को मिला और जापान क्यों मेरा फेवरेट कंट्री बन गया। तो वीज़ा की बात सिंपली ये है कि अगर आप KPK या पंजाब या कश्मीर साइड पे रहते हैं तो इस्लामाबाद में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जापान की सबसे अच्छी बात यह कि जापान की वीज़ा की अपनी कोई फीस नहीं है, खुद से अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, होटल बुकिंग उसमें चाहिए, जैसे नॉर्मल थाईलैंड की वीज़ा के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, जिसमें बिजनेस डॉक्यूमेंट या एम्प्लॉयमेंट लेटर और उसके अलावा फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग अगर कंफर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, और इन्विटेशन लेटर अगर जापान से हो तो उससे चांस आपका बढ़ जाता है। जापान का वीज़ा का रिजल्ट 1 से 2 हफ्ते में आता है, कुछ केसेस में जो है 1 महीना भी लग जाता है, लेकिन रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो जापान का वीज़ा अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रेवल हिस्ट्री है तो जापान का वीज़ा जनरली लग जाता है। इतना मुश्किल वीज़ा नहीं है, मतलब ईजी भी नहीं है लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है अमेरिका वगैरह की तरह। तो वीज़ा अगर आपको मिल जाता है जितने दिन का आप बताएंगे, नॉर्मली 30 दिन आपको स्टे मिल जाता है। अब वीज़ा की बात कहानी ये है कि फ़्लाइट की टिकट पाकिस्तान से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि दूर है पाकिस्तान से, इस तरह दुबई वगैरह सऊदीया वगैरह से भी दूर है। मुझे फ़्लाइट थोड़ी सी कम पैसों में पड़ी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी थाईलैंड से गया था, तो थाईलैंड से जब भी मैं जाता था थाईलैंड साइड पे तो मुझे ऐसे लगता था कि वहाँ से मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तुर्की का पासपोर्ट है, उसके ऊपर जो है जापान का और कोरिया का वीज़ा नहीं चाहिए। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करूँ, मसलन यूरोप वगैरह की जो कंट्रीज़ है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और UK वगैरह, मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे विजिट की है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं तुर्की का पासपोर्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो जापान भी मैंने तुर्की का पासपोर्ट यूज़ किया तो वहाँ पर वीज़ा नहीं चाहिए, जापान का भी और कोरिया का भी। अब आगे की कहानी ये है कि जो फ्लाइट है ना, मेन चीज़ खर्चा बचाने के लिए जो फ्लाइट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो पाकिस्तान से शायद महंगी होगी फ्लाइट, अगर आप चेक करेंगे दुबई से, सऊदी अरब वगैरह से भी महंगी होगी, थाईलैंड से भी मुझे थोड़ी सी महंगी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान के बनिस्बत कम पैसों में पड़ी। $200 की मैंने फ्लाइट ली थी वन वे ओसाका के लिए बैंकॉक से। और जब भी मैं थाईलैंड आता हूँ तो मैं कोशिश करता था कि मैं जापान जाऊँ, कोई अगर बजट में फ्लाइट मिल जाए। तो ये मैंने 2 दिन पहले ही बुक की थी ओसाका के लिए। अगर 1 हफ्ता या 10 दिन पहले बैंकॉक थाईलैंड से बुक किया जाए तो बहुत कम में पड़ सकती है, $100 की भी टिकट मिल सकती है। और आगे मैं कोरिया की आपको बताऊंगा कि कोरिया से मैंने $50 में टिकट ली थी वापसी की बैंकॉक के लिए। कहने का मकसद ये है कि फ्लाइट मुझे 200 वन वे में पड़ी थी, तो ये पाकिस्तानी कोई 55,000 रुपए बनेंगे जापान के लिए। और जापान से आगे जाने के लिए मैंने कोरिया की फ्लाइट ली थी जो कि 1 घंटे की फ्लाइट थी फुकुओका से बुसान के लिए, जो कि उसकी आगे वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो वो $80 में मैंने ली थी। $80 पाकिस्तानी कोई 24,000 बनेंगे, यस 23-24,000, और ये 55,000 अगर मिला के उसको मिला लो तो ये 80,000 बन जाएंगे। मेरी टिकट जो है आप समझो कि वहां से आगे कोरिया जाने की भी, तो ये पूरी टिकट जो है 80,000 की पड़ गई मुझे। तो जापान अगर कोई जाता है ना तो उसको कोरिया भी साथ करना चाहिए, क्योंकि कोरिया करीब है। तो मैंने भी इसलिए साथ में कोरिया भी कर लिया, क्योंकि मैंने कहा कोरिया दोबारा फिर कौन आएगा। तो कोरिया जाने के लिए और जापान की ये दोनों टिकटें जो है मुझे 80,000 में पड़ी, तो वो कोरिया में भी बंदा काउंट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल 80,000 अगर ना फ्लाइट की लगा ले तो जापान के अंदर जो मैं ओसाका गया था, दूसरा बड़ा खर्चा जो है फ्लाइट के बाद होता है होटल का, ये रिहाइश का आपका खर्चा होता है। जापान जब मैं स्टार्ट में गया तो वहाँ पे मैंने ओसाका में होटल लिया 5,500 पाकिस्तानी रुपीस का, कोई अराउंड 2,500-3,000 वहाँ के जो लोकल करेंसी है यन, उसका पड़ा था मुझे। लेकिन ये होटल्स की डील्स होती है, आप वेबसाइट पे चेक करते हो, कुछ दिनों में महंगी आ रही होती है, कुछ में सस्ती आ रही होती है। तो मुझे उन दिनों में, क्योंकि सीजन नहीं था ना, सर्दी थी थोड़ी सी, तो मुझे इतने में 2700-2800 में पड़ गया पर नाइट रूम ओसाका के अंदर। बहुत बजट वाला रूम, मुनासिब सा रूम, बेसिक सा रूम, यानी कि प्राइवेट रूम, लेकिन हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉस्टल शायद थोड़े से कम में भी पड़ सकते हैं। तो 2-3 नाइट मैंने स्टे किया था ओसाका के अंदर, और फिर 2 नाइट मैंने हिरोशिमा में स्टे किया और 1 नाइट मैंने वहाँ पे स्टे किया फुकुओका के अंदर। तो ये
6 नाइट कुल मिला के मैंने स्टे किया। हिरोशिमा में भी मुझे रूम सस्ते में पड़ा था, लेकिन पाकिस्तानी 6000 का भी लगा लो ना अगर सारा ये 5 नाइट्स, तो ये आप समझ लो कि 18 और 18 नहीं 30,000 के 5 नाइट मैंने 30,000 में स्टे किया। ये मैं बात कर रहा हूँ फुकुओका से पहले। फुकुओका में मुझे रूम महंगा पड़ा 40 यूरो का, तो पाकिस्तानी कोई 14,000, तो ये कुल मिला के 44,000 मेरे होटल्स में खर्च हो गए। और अगर फ्लाइट की हम 80,000 लगाए तो 1,20,000 हो गई है, ठीक है, 1,24,000। उसके बाद कोरिया वाली फ्लाइट हम हटा देंगे क्योंकि वो कोरिया वाली ट्रिप में मैं डाल दूंगा ना, तो 55,000 जो है टिकट और 45,000 होटल के लगा लो, तो ये 1 लाख और मतलब फिक्स्ड 1 लाख ये हो गया खर्चा। फिर मैंने ट्रेन की 2 टिकटें जो ली थी वो मुझे महंगी पड़ी थी, बल्कि 3 लगा लो। एक वो एयरपोर्ट से जब मैं होटल गया था तो 1,000 के अराउंड पड़ी थी यन की, जो 2,000 पाकिस्तानी बनेंगे। फिर 20,000 की मैंने टिकट ली थी ओसाका से हिरोशिमा, और 17,000 की मैंने ली थी हिरोशिमा से फुकुओका। तो 40,000 की टिकटें हो गई ये जो लंबी ट्रेन है ना। तो ये अगर 1 लाख को 1,40,000 हो जाएंगे, और खाना पीना जो है आराम से 5,000 एक दिन का खर्चा हो जाता है। 2 टाइम का खाना अगर बंदा खाता है, 6 दिन है ना, तो 30,000 इसके लगा लो। तो कुल मिला के भाई 6 दिन का ट्रिप मैंने 2 लाख रुपए में कर लिया, 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज में, क्योंकि वो छोटा मोटा खर्चा भी हो जाता है ना, कॉफ़ी वगैरह ले लिया, जो है घूम लिया थोड़ा सा, वो जो लोकल ट्रेन वगैरह है, ज़्यादातर तो मैं बाई वॉक घूमा हूँ। लेकिन 2 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में, कोई $600-650 में ये मैंने ट्रिप किया, या $700 लगा लो, जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत बजट में है, क्योंकि जापान बहुत हाई एक्सपेंसिव कंट्री है मेरे भाई। तो ये मुझे मुनासिब लगता है 2 लाख के आसपास 6 दिन अगर ये मैंने कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो मैं एक मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक दिन की खर्चे की अगर हम बात करें तो 6,000 होटल का लगा लो, 6,000 खाने का लगा लो, और 3,000 जो है इधर उधर जो ट्रेवल कॉस्ट लगा लो। 15,000 पाकिस्तानी या $50 ये पर डे आपकी कॉस्ट होगी, टिकट को छोड़, जो होटल वो फ्लाइट टिकट है उसको छोड़, ये पर डे कॉस्ट होगी। और ये मेरी कॉस्ट थी, यानी कि डिपेंड करता है कि एक बंदी की लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह के होटल में रहता है, किस तरह का खाना खाता है, किस तरह की लग्जरी पे डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन मेरे केस में मैं 15,000 पाकिस्तानी रुपीस में या $50-55 में पर नाइट जापान को कर सकता हूँ। ऑफ सीजन में हो सकता है, सीजन में थोड़ा सा ज्यादा महंगा हो। तो ये तो हो गई जी कॉस्ट की, एग्जैक्ट मैंने चीजें आपको बताई है। कोरिया के हवाले से भी मैं आपको बता दूंगा, कोरिया का थोड़ा कम पड़ जाएगा, क्योंकि कोरिया की टिकट मुझे बहुत महंगी, बहुत सस्ती पड़ी थी बेसिक, जाने की भी और आने की भी। जापान की टिकट थोड़ी सी महंगी पड़ी थी, वैसे ये सस्ती है पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें, लेकिन फिर भी थाईलैंड से थोड़ी सी महंगी है स्टिल। इसके बाद जापान कंट्री के हवाले से मैं बात करूं, दुनिया का बेहतरीन कंट्रीज में से मेरे ख्याल से ये गिना जाएगा, टॉप 5 में आएगा ये। नंबर 1, लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पोलाइट, हेल्पफुल, प्यार देने वाले और प्रोटोकॉल देने वाले और मतलब इज्जत देने वाले लोग हैं। इस चीज पे जापान जीत गया भाई सारे कंट्रीज से। जो लोग इतना मतलब इन्होंने, दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता कंट्री है, सबसे मैनेज कंट्री है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टम फास्ट, एफिशिएंट, हर चीज का सिस्टम जबरदस्त है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कोई गुरूर नहीं करते, हम्बल है, आजिज है, आपसे प्यार से पेश आते हैं और सबको एक जैसे डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, एयरपोर्ट से लेके हर जगह पे। तो दिस इज यार अनबिलीवेबल, मतलब ये बहुत जबरदस्त बात है। मेरे ख्याल से सारी कंट्रीज को जापान से सीखना चाहिए। जापान एक मॉडल कंट्री है। तो पहले नंबर पे तो लोग भाई नंबर 1, फिर दूसरे नंबर पे सफाई और खामोशी, कोई शोर नहीं है, सफाई है, हवा बहुत साफ है, तो हेल्दी जगह है, मतलब बंदा बहुत वेल मैनेज्ड है, हर जगह ट्रेन टाइम पे होती है, लोग बड़ा जो है शोर नहीं करते, पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो वैल्यू फॉर मनी, मतलब जो पैसा बंदा खर्च करता है ना, लिटरली बंदे को ऐसे लगता है कि ये जो मैं खर्च कर रहा हूँ, हालांकि एक्सपेंसिव कंट्री बहुत है, आपको भी पता है, लेकिन जो बंदा खर्च करता है ना, बंदे को ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे खर्च कर रहा हूँ, मतलब ये जगह खर्च करने की लायक है। बहुत सारी जगहों पे बंदा जाता है ना, वहाँ पे बंदा कहता है कि बस मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी पैसा जा रहा है ना ये बस वेस्ट ही हो रहा है। लेकिन जापान ऐसी जगह नहीं है। जापान पे आपका ज्यादा भी खर्चा हो रहा होगा ना, तो आपको लगेगा कि ये मैं सही लग रहा है। मतलब यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि पैसा जाया हो रहा है। मसलन फ्रांस को समझ लो, फ्रांस को ले लो, इवन ये पुर्तगाल को ले लो, इवन लंदन, यूके में काफी सारी जगह है जो इतनी महंगी है और कोई वैल्यू नहीं है। एशिया में भी इस तरह बहुत सारी जगह हो सकती है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में जो आप खर्च कर रहे हो आपको लगेगा दिल से कि आप सही जगह पे खर्च कर रहे हो। और तीसरे नंबर पे जो मुझे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लगा ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है पूरी दुनिया में। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन यार गोली की तरह आप जो है जैसे बिल्कुल जिन हो, मतलब एक जगह पे गायब हो जाते हो,
और दूसरी जगह पे निकल आते हो। जो इनकी फास्ट ट्रेन है, बुलेट प्रूफ जो ट्रेन है यार, 1 घंटे में, जैसे इस्लामाबाद से आप लाहौर पहुंच जाते हो या लाहौर से पेशावर 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। मतलब जहाज की तरह सफर करते हैं और सहूलत से, और ईजी हो जाता है ना बंदे के लिए घूमना फिरना और इस तरह की चीजें करना। अलबत्ता फूड का थोड़ा सा इशू है, पाकिस्तानी इंडियन फूड थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा और शायद एक्सपेंसिव भी हो, लेकिन अगर इंटरनेशनल ब्रांड के साथ बंदा गुजारा कर सकता है, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स वगैरह के साथ, तो वो पॉसिबल है। ओवरऑल मेरे ख्याल से मैंने बजट में कर लिया और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी ट्रिप किया, मजा आ गया। आप बताओ, आप अगर जापान जाओगे तो आपने इसको कितनी में किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपने जापान का ट्रिप एंजॉय किया होगा। कोरिया का मेरा एक्सपीरियंस इतना खास नहीं किया, 50-50 है, लेकिन स्टिल मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं। सर्दी वहाँ बहुत ज्यादा थी, खतरनाक थी, तो आप उसको देख सकते हो। जापान के लिए जिस मौसम में मैं गया था ये मौसम नहीं था। आप अगर जाओगे तो अप्रैल में जाएं, अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक, उसके बाद फिर सर्दी पड़ जाती है और इतनी ज्यादा एक्टिविटीज वहाँ होती नहीं है। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और सपोर्ट। और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट में कर